विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 23 और 24 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनमें से 10 प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना पहला प्रश्न है हाल ही मतलब 24 जुलाई को, ये सभी ने देखा है न्यूज में ओलंपिक चल रहे हैं, तो 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक, कौन सा, रजत पदक दिलवाने वाली मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? सभी को पता है किससे है। ऑप्शन अपने पास है बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, डिस्कस थ्रो। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन है और सभी को पता है इसका सही आंसर क्या है, वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन। तो इसमें इन्होंने क्या है, रजत पदक दिलवाया है भारत को। और इसी के साथ अगर अपने बात करें कि क्या इनसे पहले भी किसी ने रजत पदक दिलवाया है? नहीं, भारत की पहली महिला है जिन्होंने क्या है, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पहला रजत पदक मिला है इनको। ठीक है, लेकिन इनके अलावा पहले मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, कौन है, कर्णम मलेश्वरी, कौन है, कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने कहां पर, सिडनी का जो ओलंपिक हुआ था, कब, सन 2000 के अंदर, कब, कर्णम मलेश्वरी के द्वारा सन 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत को दिलवाया था कांस्य पदक। कौन सा, कांस्य पदक दिलवाया था। और ये कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन, कर्णम मलेश्वरी। और इनको कौन सा मिला है, सिल्वर या रजत पदक मिला है मीराबाई चानू को। तो ये अपने देखा। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इनको भारतीय जो, अगर भारत में जो राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार दिया जाता है वो भी मिला हुआ है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। पद्म श्री भी इनको मिला हुआ है, किनको, मीराबाई चानू को। और मीराबाई चानू है, इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो ये है मणिपुर से। किससे, मणिपुर से है। और कर्णम मलेश्वरी किससे है, ये आंध्र प्रदेश से है। किससे, आंध्र प्रदेश से। तो ये अपने देखा पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और अपना दूसरा प्रश्न है राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेगा फूड पार्क है, कहां स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन अपने पास है रूपनगढ़, दूसरा है बगरू, तीसरा है मथानिया, चौथा है बड़ा गांव। तो इनमें अगर अपने देखें इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है मथानिया जोधपुर। तो मथानिया जोधपुर में दूसरा जो मेगा फूड पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। और जो रूपनगढ़ है ये पहला था, यहाँ पर पहला जो मेगा फूड पार्क है वो स्थापित किया गया था। और मथानिया है वहां पर क्या दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं इसके और डिटेल के बारे में। तो अगर अपने देखें तो मथानिया है वो लाल मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। मथानिया है कहां पर, जोधपुर के अंदर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना पशु जनगणना से है। तो 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है। राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है कुल भारत का। ऑप्शन है 10.58 मतलब 58%, 12.72%, 54.46%, 13.99%। इसका सही आंसर क्या होगा, 10.58%। चलिए बात करते हैं इस जनगणना के बारे में कि जो पशुओं की जनगणना है वो हर 5 वर्ष में आयोजित होती है, 5 वर्ष के बाद में जनगणना की जाती है। और जो पहली पशु जनगणना थी भारत में वो कब की गई थी, 1919 में की गई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की, कौन सी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और राजस्थान की भी फिर कौन सी हुई, पहली जनगणना 1951 में हुई। ठीक है, अगर अपने बात करें कि भारत में पशुधन के मामले में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है, पहले नंबर पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और दूसरे स्थान पर आता है अपना राजस्थान। कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। इसके अलावा अगर अपने देखें कि राजस्थान के भारत में ऊंट, बकरी और गधों की संख्या में देशों में, पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है। कौन कौन से, अगर हम देखें ऊंट, बकरी और तीसरा है गधे। ठीक है, तो इनमें राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ बनाने का फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो इसका अपने पास ऑप्शन है नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही आंसर होगा नोएडा में जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है इसकी स्थापना की जाएगी। अब ये है क्या? इसमें क्या है कि विश्व स्तरीय शैक्षणिक केंद्र होगा और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा कि भारतीय संस्कृति है उसको उसके संरक्षण के लिए उसको प्रमोट करने के लिए इसमें काम किया जाएगा। और आधिकारिक घोषणा किसने की थी? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, 75 इंडिया का संबंध किससे है? ऑप्शन अपने पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण से, दूसरा ऑप्शन है डीजल व इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन है संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार से, चौथा है अंडर टनल मेट्रो निर्माण से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डीजल व इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण से। अब ये 75 इंडिया प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट का जो शुरुआत है वो हुई थी 2007 में स्वीकृत हुआ था और 2023 तक टारगेट रखा गया कि 2023 तक क्या है भारत खुद का स्वदेशी तौर पे समय की पारंपरिक है कितनी पनडुब्बियां बनाएगा? वो बनाएगा 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। और वर्तमान में भारत के पास में जो अगर बात करें तो परमाणु पनडुब्बी के रूप में एक पनडुब्बी है वो है INS अरिहंत। कौन सी है? INS अरिहंत है वो परमाणु पनडुब्बी के रूप में भारत के पास है। अब जो DC है जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है उसने फैसला लिया कि भारत अपने समय की कितनी परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा? 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। और इसी के तहत जो परमाणु पनडुब्बी निर्माण का जो निर्णय है वो कौन लेता है? ये DCA, रक्षा अधिग्रहण परिषद। ठीक है, तो इसने रक्षा मंत्रालय के तहत इसने निर्णय लिया कि 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो ये था अपना प्रोजेक्ट 75 इंडिया। अगला प्रश्न अपना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां बनाया जाएगा? तो पहला प्लांट कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है इंदौर, चौथा है वेलोर। तो इसका सही आंसर होगा मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। अब कैसे? ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा अक्षय ऊर्जा के रूप में, जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं तो उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? जो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा क्या है, जल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है कि विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में, जिसमें क्या हो कम से कम कार्बन जो एमिशन है वो कम से कम क्या प्रदूषण कम हो। ठीक है, कम से कम प्रदूषण हो। तो इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा और ये प्लांट स्थापित किया जा रहा है मथुरा के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन है पटना, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर। इसका सही आंसर है पटना में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और अपने बात करते हैं डॉल्फिन पर, तो गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करें तो गंगा नदी जो गंगेय डॉल्फिन है वो क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसमें पाई जाती है जो गंगा डॉल्फिन है। और गंगा डॉल्फिन है इसको सुसु भी कहा जाता है, अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए ये जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना जो ये परियोजना है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, एग्जीक्यूट की जा रही है। ठीक है, और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु भी घोषित किया हुआ है। जो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन है। कब इसकी घोषणा की गई थी? तो घोषणा 2009 में की गई थी। 2010 से अगर देखें तो इनको घोषित किया गया था। यह माना जाता है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु माना जाता है। ठीक है, तो ये अपने देखा। इसके अलावा जो गंगा डॉल्फिन है वो IUCN की कौन सी सूची में आती है? IUCN की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, उसमें किस सूची में आती है? तो उसमें आती है इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय। कौन सी सूची में? लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड सूची में आती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
हाल ही में 22-23 जुलाई को G20 के देशों की बैठक का आयोजन कहां पर, किस देश में हुआ? जो G20 है, संघ है, जो संगठन है, इसका जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? सिंगापुर, ब्राजील, जापान या मेक्सिको? इसका सही आंसर है जापान में हुआ। और चलिए चलते हैं अपने बात करते हैं G20 के बारे में। G20 में क्या है कि 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, इनके जो समूह होते हैं, उनके द्वारा के बीच में वार्ता की जाती है। ठीक है, इनके द्वारा वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, और इसमें जो 20 देश हैं, अगर अपने देखें 20 देशों में तो 19 देश है, लेकिन एक क्या यूरोपीय संघ है इसके साथ। क्या है? यूरोपीय संघ। 19 देश और एक है यूरोपीय जो संघ है, ठीक है, वो है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी G20 की? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? वो ये था कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण जो औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि जितने भी हैं वो सभी एक मंच पर स्थापित होकर जो औद्योगिक जो नीतियां निर्माण की जाती है विभिन्न देशों के द्वारा, उनमें एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये है G20। और G20 में जितने भी देश है सभी क्या है, वेल अगर अपने देखें तो विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले देश हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग संगठन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग संगठन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कंबोडिया, भारत, वियतनाम, चाइना। अब नाम से लग रहा है ना कि मेकांग नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो ये तो भैया होगी, इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? आइडिया लगाएं। लेकिन इसका आंसर इनमें शामिल कौन सा नहीं है? चाइना नहीं है, लेकिन निकलती ये नदी चाइना से ही है, लेकिन इस सहयोग संगठन में चाइना शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसका उद्घाटन है जो सहयोग संघ है, मेकांग गंगा सहयोग संघ, ये 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? वियतनाम, लाओस में। लाओस जो राजधानी है वियतनाम की, तो लाओस में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें, कंबोडिया है, भारत है, लाओस है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो कितने हो गए? ये जो 6 हैं, 6 देश हैं, वो इसकी स्थापना करता देश है। अगर अपने देखें तो इसमें शामिल सदस्य देश हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि वियतनाम और लाओस दोनों अलग अलग देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके सहयोग से 2000 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भारत शामिल है। ठीक है, इस सहयोग संगठन में भारत शामिल है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इन 3 में से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, कौन सी S-500? अब ये है क्या? जो वायु रक्षा प्रणाली ये होती क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है कि अंतरिक्ष से जो भी मिसाइल या इस पर आक्रमण किया जाता है देश पर, तो ये अंतरिक्ष में उसे नष्ट कर देती है। ऑटोमेटिक उसकी जानकारी लगाकर, पता लगाकर उसको अंतरिक्ष में नष्ट कर देती है। ये आपने अभी चर्चा में सुना होगा, इजराइल की एक, ठीक है, कौन सी? आयरन डोम। कौन सी है? आयरन डोम। ये चर्चा में काफी रहा था। फिलिस्तीनी आक्रमण के द्वारा जब उन्होंने मिसाइलें दागी तो उनके आयरन डोम ने क्या, मिसाइलों को रास्ते में खत्म कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या, एक तरफ से मिसाइलें लगा, आयरन डोम लगा रखा था, उन्होंने दूसरी तरफ से हमला कर दिया, आयरन डोम ही नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने दोनों तरफ आयरन डोम स्थापित किए हैं। ठीक है, तो ये आयरन डोम है। इसके अलावा एक और मिसाइल प्रणाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इजराइल की है। किसकी है? इजराइल की। एक आता है थार्ड। ठीक है, थार्ड। ये थार्ड है जो प्रणाली है, ये किसकी है? ये है यूएसए की, ये अमेरिका की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रूस की है ये S-500। तो S-500 किसकी है? ये है रूस की रक्षा प्रणाली। ठीक है, तो ये अपने बात करते हैं S-500 के बारे में। तो S-500 दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली है। इसकी जो मारक क्षमता वो क्या है? 600 किलोमीटर तक एंटी मिसाइल मारक क्षमता है। 600 किलोमीटर पहले ही ये क्या, मिसाइल को नष्ट कर देगी। अंतरिक्ष से होने वाले हमले में भी क्या ये मुकाबला करने में सक्षम है। और इसकी घोषणा है वो 20 जुलाई 2021 को रूस ने घोषणा की। और ये जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली जो है उससे निर्मित किया गया है रूस के द्वारा। तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।